श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्थिति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है 2015 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में है और उसका पूरा एनालाइज आज हम इस वीडियो में पूरे सेशन में करने चाहते हैं। और इससे पहले हमने 2018, 2011 इन सभी पेपर का भी एनालाइज कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो इसे भी जाकर आप एक बार ज़रूर विजिट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं। प्रश्न, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। सबसे पहला ऑप्शन है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो तनाव है, तनाव किससे संबंधित है? तो ये समायोजन से संबंधित है। यदि आप किसी परिस्थिति के बीच यदि संबंध या फिर समायोजन नहीं कर पाते तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पिछड़ापन का संबंध सीधा किससे है? आपके एजुकेशन से। यदि किसी बालक को कोई पिछड़ गया है किसी कारणवश, उससे है। और डिसलेक्सिया का संबंध आपके मस्तिष्क में पठन संबंधी जो विकार है, अधिगम अक्षमता, उससे संबंधित है। डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधित विकार से है, पढ़ने से संबंधित विकार से है। इसमें क्या होता है कि जो चीज आप पढ़ना चाहते हो, जैसे आप क पढ़ना चाहते हो लेकिन मस्तिष्क में उसकी पूरी संरचना डिफाइन नहीं हो पाती और आप पढ़ने में असमर्थ हो जाते हो, तो वह कहलाता है अधिगम अक्षमता वाला क्वेश्चन है इसमें डिसलेक्सिया। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में डाला जाता है। मानसिक न्यूनता श्रेणी जो कि क्या है, जिसकी बुद्धि लब्धि किससे कम होगी? 70 से। यदि बालक की बुद्धि लब्धि कम है 70 से कम, तो वो किसमें आएगा? मानसिक न्यूनता से ग्रसित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्त मान मतलब जो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है, उसके बारे में भी आप उसके संबंध में विचार प्रस्तुत करने की जो क्षमता है वो किस प्रकार के बालकों में होगी? पिछड़े हुए में नहीं होगी, प्रतिभाशाली में होगी, और मानसिक रूप से पिछड़े तो नहीं हो पाएगी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को, अभी सबसे जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने ये बताया था, तनाव को कम करने दो परिस्थितियों के बीच अगर आप समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहे तो आप क्या हो जाओगे? कुंठित हो जाओगे, यानी कि तनाव उत्पन्न हो जाएगा। 4-5 प्रकार की जो बीमारियां होगी वो इसमें टेंशन हो गया, ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? समस्या समाधान विधि बिल्कुल नहीं, रक्षात्मक यांत्रिकी नहीं, व्यक्तिगत विधि नहीं। इसमें जो रक्षात्मक यांत्रिकी, इसी का दूसरा नाम है समायोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समायोजन का पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है, उसे आप जरूर देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। निम्न में से कौन से सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशील की पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिए फैक्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन द स्कूल, यानी कि आपका जो विद्यालय के अंदर कुंठित व्यवहार, इसका ऑप्शन चौथा अपन क्या मान रहे हैं? कुंठित व्यवहार। जो बालक सामाजिक रूप से वंचित हैं उन बालकों के कौन सी समस्या नहीं हो सकती है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव होगा, सृजनशील को पोषित अवसर नहीं मिलना पाना ये भी होगा, रहने के लिए स्वस्थ परिवर्तन ये नहीं होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है जो बालक मानसिक रूप से वंचित है उसके लिए स्वस्थ परिवेश भी उपलब्ध ना हो। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और विद्यालय के अंदर कुंठित व्यवहार भी उसको प्रभावित करेगा। तो ये तीनों समस्या उस बालक के लिए रहेगी, केवल जो स्वस्थ परिवेश है वो उसके लिए समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ स्तर, और इसमें से कोई नहीं। जो शिक्षक होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है एजुकेशन में, और छात्र होता है वो क्या होता है? आश्रित। इसमें जो क्या पूछा गया, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर है। किस पे डिपेंड है? वो पूरा उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा शिक्षक के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्णयात्मक, योगात्मक, सीसी। सबसे पहले बात करें, वर्तमान में जो चल रही है एजुकेशन में सीसी ही चल रहा है, तो ये एक मूल्यांकन का प्रकार है। निर्णयात्मक यानी कि जो आपके टेस्ट होते हैं FA1 FA2, ये सारे क्या है? मूल्यांकन के प्रकार है। योगात्मक यानी कि समेटिव टेस्ट, योगात्मक मूल्यांकन होते हैं, SA1 और SA2 दो होते हैं, तो ये भी है। लेकिन जो मानक है, मानक नहीं है। मानक केवल अंकों का निर्धारण करना है,
क्या है, अंकों का निर्धारण करना है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। बात करें नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ बल किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आंसर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन उपरोक्त सभी भी यदि यहाँ पर होता रटने पर बल नहीं देता है तो इसका प्रबल आंसर ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रटने पर बल नहीं देता है तो ये दोनों कैंसिल हो गए अपने आप में, और दोनों प्रबल है, लेकिन इसमें जो एनसीएफ ने बल दिया था, करके सीखने पर बल दिया था, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने लेटेस्ट ही डाली है ब्लूम की, तो वहां से निश्चित तौर पर समझिए आपके पूरे 150 में से 3 क्वेश्चन ब्लूम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अवश्य पूछेंगे, तो इसको आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपकी पूरी क्लियर हो जाए। सबसे ब्लूम ने क्या किया था, मूल्यांकन के त्रिकोण दिए थे, कितने दिए थे? त्रिकोण दिए थे। तो सबसे पहला उसमें जो ऑप्शन था उद्देश्यों का निर्धारण, जो टॉप पे रखा था निर्धारण, दूसरा दिया था अधिगम अनुभव, और तीसरा था मूल्यांकन। ये दिया था ब्लूम ने, त्रिकोण प्रस्तुत किया था। इनमें से कौन सा भाग नहीं है? देखो, शैक्षिक उद्देश्य दिए थे क्या, मूल्यांकन दिए थे क्या, शिक्षण अनुभव दिए थे क्या, अधिगम अनुभव, यानी कि यहाँ पर क्या नहीं दिया था, शिक्षण अनुभव नहीं दिए थे, जबकि तीनों इसमें सम्मिलित है। शैक्षिक उद्देश्य थे, ये रहा उद्देश्यों का निर्धारण, मूल्यांकन, ये रहा मूल्यांकन, और अधिगम अनुभव भी दिया था। तो इसमें कौन सा नहीं है? शिक्षण का जो अनुभव है त्रिकोण का, वो इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी इसमें यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं को हल अभ्यास में ले आया जाता है, तथा मूल्यांकन नहीं किया जाता। आप बताओ, क्रियात्मक अनुसंधान किया ही क्यों जाता है? क्योंकि उसका क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन मतलब कोई निर्णय लिया जाए, अगर निर्णय ही नहीं लिया जा रहा है तो क्या वह क्रियात्मक अनुसंधान पॉसिबल है? नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि इसमें अगर मूल्यांकन किया जाता है या अगर नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करें, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो गया। अभी तक जितने भी पेपर अपन ने किए उसमें 3 बार ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी देख लिए, 2015 में भी देख लिया, आपको कंठस्थ याद ही हो गया होगा, 45 घंटे। अब की बार यदि क्वेश्चन आया था, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको ही बताना है। बात करते हैं, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु पर है, यानी कि कौन सी आयु में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, ये सारी चीजें का विकास हो जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 11 वर्ष की आयु पर। कौन सी आयु पर? ऑप्शन बी क्या है, 11 वर्ष। इस 11 वर्ष का बालक तर्क भी कर सकता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ जाती है, और निरीक्षण भी करता है बालक। बात करें नेक्स्ट, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? ये जो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था, याद रख लीजिए इसे। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। नेक्स्ट बात करें, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए थे अधिगम अंतरण के, उसमें अनुरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि समानता का सिद्धांत किसने दिया था। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा वंशाक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन। वह विकास, बाल विकास के जो यूनिट है उससे ये प्रश्न पूछा गया है, विकास के कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। समानता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है, भिन्नता का नियम। लेकिन अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? अधिगम से। किससे है? अधिगम से। तो ये क्या है इसमें? ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट बात करें, कि अवस्था तक बालक की दृष्टि, श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो सकती है। इसमें जो आंसर माना था आरपीएससी ने, 8 से 9 वर्ष की जो अवस्था है उस तक बालक की सारा दृष्टि, श्रवण इंद्रियों का पूर्ण विकसित हो जाता है। वैसे विकसित 3 से 4 में भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या शब्द यूज किया? पूर्ण रूप से वह विकसित हो जाती है। सोचने, समझने, हर चीज से वह 8 से 9 वर्ष का बालक पूर्ण तरह कर लेता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस अवस्था में बालक की नए खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था।
डायरेक्ट काटो, प्रौढ़ावस्था बिल्कुल नहीं होगा। शैशवावस्था में बच्चे को खुद को ले जाना पड़ता है। किशोरावस्था में भी क्या है, घूमने, नई खोज करने की प्रवृत्ति इतनी नहीं पाई जाती। लेकिन उत्तर बालिका वाला अवस्था है, इसमें बालक क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ घूमना, खोज करना, ये सारी चीजें पाई जाती। तो इसका आंसर क्या माना था, उत्तर बाल्यकाल। L1 का जो पेपर होगा उसमें आपके मोस्टली उत्तर बाल्यकाल से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप डीपली जरूर प्रश्न याद ध्यान रखें। और जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ पे एग्जामिनर ने प्रश्न दिया है इसमें किशोरावस्था होगा या उत्तर बाल्यकाल, तो वहां पे मान के चलिए आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो क्या, कौन से साल का आ रहा है, 6 से लगाकर 14 वर्ष का बालक आ रहा है। तो उत्तर बाल्यकाल से प्रश्न बनना निश्चित तौर पर संभव है आपके। तो इसमें आंसर क्या माना था, उत्तर बाल्यकाल माना था। नेक्स्ट बात करें हम, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक, यानी कि आपने बाहर, प्रेरक क्या होता है, एक तो होता है जन्मजात होता है, एक होता है अर्जित। जो आप बाहरी वातावरण से या किसी चीज से प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाती है, अर्जित। और जन्मजात आपको जो मिलती है, जैसे भूख हो गई, विश्राम हो गया, ये सारी क्या है, जन्मजात है। लेकिन इसमें आपको क्या मिला था, बोनस मिला था, क्योंकि पुरस्कार और रुचि ये दोनों क्या है, बाहरी है। तो इसमें जो आंसर माना था बोर्ड ने, बी और सी दोनों को आंसर माना था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट बात करें, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति से, भावात्मक जागृति से, ए या बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अभिप्रेरणा होती है वो ज्ञान से संबंधित नहीं होती, यह सीधा संबंध होता है इनका भावनात्मक रूप से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बात करें, चिंतन मानसिक क्रिया है जो कि पहलू है। कैसा पहलू है, चिंतन आप कहाँ करते हो, दिमाग में करते हो। दिमाग का संबंध किससे, ज्ञान से, और ज्ञान का ज्ञानात्मक से। तो इसका क्या आंसर हो गया, ज्ञानात्मक, ऑप्शन ए ज्ञानात्मक। बात करें नेक्स्ट, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम एक और किस सिद्धांत के उपनाम है, आप सभी सिद्धांत के उपनाम जरूर याद कर ले, 8 से 10 लगभग सभी सिद्धांतों के उपनाम है। जो पावलो का सिद्धांत था, उस सिद्धांत का एक और उपनाम क्या था, संकेत अधिगम का अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या फिर उपरोक्त सभी में। जो व्यक्तित्व में भेद पाया जाता है, सभी की बुद्धि अलग होती है, सभी का एटीट्यूड अलग होता है, सभी की जो मोटर एबिलिटीज होती है वो भी अलग होती है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यकता है। सबसे पहले चिंतन, आपके दिमाग में प्रश्न आया कि मैं एक रीट की एग्जाम की तैयारी कैसे करूं, यानी कि आपके सामने क्या आई, सबसे पहले समस्या आई, फिर आपने चिंतन किया और आपने कोई कोर्स खरीदा या फिर उसके प्रति कार्य किए। तो क्या हो जाएगा इसमें, कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए जो पहली शर्त होती है वो क्या होती है, कोई ना कोई आपके सामने समस्या आए। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट बात करें हम, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था। तो किसने किया था बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, तो टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। टर्मन ने जो सूत्र दिया था, MA/CA इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करने पर क्या प्राप्त होगी आपको, बुद्धि लब्धि। और इसमें क्या आंसर हो गया अपना, ऑप्शन सी से हो गया। नेक्स्ट बात करें हम, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतह दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण और प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। यानी बाह्य अभ्यास के आधार, यानी कि बाहरी किसी व्यक्ति को आप बाहरी रूप से देख रहे हो तो उसके आधार पर आप उसके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हो। तो क्या है, आप क्या देख रहे हो, उसके सतही कोण को देख रहे हो, यानी कि उसके बाहर से चीजें देख रहे हो तो आप क्या होगा, सतह दृष्टिकोण। यदि अंतः दृष्टिकोण से दिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, गहन। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन और स्वस्थ वातावरण। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, स्वस्थ वातावरण किसी पिछड़ेपन का वातावरण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बात करें व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्तित्व पर सबसे पहले कार्य किया था वो क्या था, हिपोक्रेट्स ने। किसने किया था, हिपोक्रेट्स ने। इन्होंने रक्त के आधार पर उसको क्या है, प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करें सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने 2 सिद्धांत दिए थे,
बुद्धि के जो सामान्य और विशिष्ट, दो आंसर हो गया अपना स्पेयरमैन। बात करें नेक्स्ट, प्रगतिशील परिवार में बच्चे में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? संबंधन का, उपलब्धि का, जिज्ञासा का, आक्रामकता का। जिज्ञासा हो जरूरी नहीं है, आक्रामकता हो जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धि क्या होती है? प्रगतिशील अगर बच्चे के लिए सारी चीजें अवेलेबल है तो उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर ही आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज के सेशन में इतना ही।